नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को किया संबोधित। कहा, नए विचार, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में निभा रही है अग्रणी भूमिका। स्वामी विवेकानंद के जीवन को युवाओं के लिए बताया मार्गदर्शक। भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौतों के जरिए खुले संभावनाओं के नए द्वार। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग को पूरी मानवता के लिए बताया अहम। जर्मन चांसलर मर्ज ने भी दिया रक्षा और आर्थिक संबंधों की मजबूती पर जोर। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तेज हुआ घमासान। ईडी और विपक्ष ने ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने फिर लिखा चुनाव आयोग को पत्र। आईपैक मामले में दखलंदाजी को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में 14 से 16 जनवरी के बीच स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। 40 से भी अधिक कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी होंगे शामिल। और भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 3.11% अधिक रहा निर्यात। एक दशक में उत्पादन में 106% की बढ़ोतरी दर्ज। हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का जेन जी सृजनात्मकता और ऊर्जा से भरा हुआ है और उसे जोखिम लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सरकार को उसके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के समापन समारोह में देश विदेश से आए युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत कम समय में यह संवाद इतना बड़ा मंच बन गया है, जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती युवाओं को उनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इनके स्मरण में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इनकी प्रेरणा से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया गया है, जिसके समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इस साल के विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से संबंधित निबंध संकलन जारी किया। इसमें युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे गए चुने हुए निबंध शामिल किए गए। उन्होंने देश में हो रहे सुधारों का भी जिक्र किया और कहा कि इसके केंद्र में देश की युवा शक्ति है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स युवा क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड बन गई है। यहां इस आयोजन से जुड़े सभी युवाओं से, देश के युवाओं से आह्वान है, आप अपने आइडिया के साथ आगे बढ़िए, रिस्क लेने से पीछे मत हटिए। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
साथियों, बीते दशक में बदलाव का, रिफॉर्म्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है। और इन रिफॉर्म्स के केंद्र में आप है, हमारी युवा शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले के समय का जिक्र करते हुए युवाओं से कहा कि उन्होंने वह दौर नहीं देखा जब उस समय की सरकार की इसलिए आलोचना होती थी क्योंकि वह समय पर फैसले नहीं लेती थी और जो फैसले होते थे वह जमीन पर ठीक से लागू नहीं होते थे। पीएम ने युवा पीढ़ी से मैकाले द्वारा थोपी गई गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि युवा पीढ़ी यह कर रहेगी। आपने ब्रिटिश राजनेता मैकाले के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसने गुलामी के कालखंड में शिक्षा तंत्र के माध्यम से भारतीयों की ऐसी पीढ़ी बनाने के लिए काम किया जो मानसिक रूप से गुलाम हो। इससे भारत में स्वदेशी के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सामर्थ्य के प्रति हीन भावना पनपी। विदेशी होना और इंपोर्टेड होना, इसी को श्रेष्ठता की गारंटी मान लिया। अब ये कोई गले उतरने वाली चीज है क्या? हमें मिलकर गुलामी की इस मानसिकता को खत्म करना है। 10 साल बाद मैकाले के उस दुस्साहस को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि 200 साल पहले का जो पाप है ना, वो धोने के लिए अभी 10 साल बचे हमारे पास। और ये युवा पीढ़ी धो करके रहेगी, मुझे भरोसा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरदार पटेल की 150वीं जयंती को स्मरण करने वाली एक पुस्तक सरदार @150 भेंट की गई। पीएम मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को राज्य और जिले के स्तर पर भी आयोजित करने का सुझाव दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से संवाद किया। इस मौके पर युवाओं ने प्रधानमंत्री को विकसित भारत 2047 के लिए अपने आइडिया भी साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर कितने उत्साहित दिखे ये युवा, इस पर डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता गिरीश निशाना ने युवाओं से खास बातचीत की है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के अंदर कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया और अपने आइडिया साझा किए। क्या कहेंगे आप? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मेकिंग इंडिया स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पर विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने हमें सुझाव दिए कि जो आइडियाज हमने रखे हैं उन पर ब्लॉग लिखकर हम मिनिस्ट्री को टैग करेंगे और वो आइडियाज जरूर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। किस तरीके से हम 2047 तक विकसित भारत को प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भारत में 50 लाख युवा ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हर ट्रैक में से सिर्फ 2 बच्चों को, इन टोटल 10 में से 20 बच्चों को मोदी जी के सामने अपने वक्तव्य को रखने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि आज हनुमान भगवान की भांति हमें अन्नदाताओं को उनकी क्षमता का आभास कराना है। यही हम युवाओं का सबसे बड़ा आज कर्तव्य है और हम सब में क्षमता है, बस उसे बस आभास करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी भी हमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि युवा आगे लोकतंत्र को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। ये जो 3000 वॉलंटियर यहाँ सेलेक्ट हुए हैं ना, 2047 से पहले ही भारत को विकसित करके दिखा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमें कुछ इंसाइट्स दिए कि कैसे अब हम सिर्फ डेवलपमेंट फॉर विमेन, उससे आगे बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट में आ गए हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। और अगर हम भारत को 2047 तक विकसित देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिना विमेन के भागीदारी के संभव नहीं हो सकेगा। यहाँ हम में से कोई भी 3000 में से कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा, क्योंकि हम वही युवा है ना जो जिनके पास अतीत की यादें कम और भविष्य के सपने ज्यादा हैं। हम सब भविष्य के लिए काम करने जा रहे हैं, संकल्प लेके जा रहे हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री जी को लाइव देखकर और अंत में कॉल टू एक्शन सभी युवाओं के बिहाफ पे लेना, तो दिख रहा था कि भारत को विकसित भारत बनने में मतलब हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। और जब जन भागीदारी की बात आती है तो युवा भागीदारी, यूथ पार्टिसिपेशन इज समथिंग जो बहुत जरूरी है। ये प्लेटफॉर्म हम युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा बढ़ाती है, क्योंकि हमें पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा युवा की ही आबादी है, क्योंकि युवा एक तरह से परिवर्तनकालीन और बहुत ही शक्तिशाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विचार इतने पेशेंस के साथ सुने एंड वी फेल्ट दैट वी द यूथ आर रियली हियर्ड। और आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं जो हम अपने राज्य में साथ लेकर जाएंगे और वहाँ पे जाकर इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। अगर हिंदुस्तान को अपनी जीडीपी बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, तो हमें कृषि पर फोकस करना होगा, क्योंकि 50% से अधिक आबादी सिर्फ कृषि पर निर्भर है। सवाल ये नहीं है कि हाउ कैन इंडिया ट्रांसफॉर्म, वो तो हम कर ही रहे हैं,
बल्कि सही सवाल यह है कि हाउ फास्ट कैन इंडिया ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री से संवाद करके ये युवा काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब दूसरी बड़ी खबर, गांधीनगर की धरती से आज कूटनीति और सहयोग का एक नया अध्याय लिखा गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात ने भारत और जर्मनी के रिश्तों को नई ऊंचाई दी। डिफेंस से डिजिटल तक, ग्रीन एनर्जी से ग्लोबल स्किल्स तक रणनीतिक साझेदारी को ठोस आकार मिला। साबरमती की शांति, पतंगों की उड़ान और विजनरी नेतृत्व के बीच दोनों देशों के बीच भविष्य का रोड मैप भी तैयार हुआ। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच वार्ता में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। दोनों देशों में क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, रक्षा उद्योग, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, वैश्विक कौशल साझेदारी, इंडो जर्मन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्किलिंग और उच्च शिक्षा रोडमैप संबंधी संयुक्त आशय घोषणा दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात, परंपरागत चिकित्सा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर जर्मन चांसलर का भारत में स्वागत करना सुखद संयोग है। स्वामी जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। पीएम ने भारत जर्मनी कौशल विकास और मोबिलिटी से जुड़ी सहमति के महत्व को रेखांकित किया। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए खतरा बताते हुए दोनों नेताओं ने इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखने की बात कही। हिंद प्रशांत संबंधी तालमेल बढ़ाने के लिए जल्दी ही दोनों देश वार्ता शुरू करेंगे। जर्मन चांसलर ने अपने वक्तव्य में भारत को अहम साझेदार बताया। First trip actually indeed leads me to India this year. At the same time, it's the first visit and trip to Southeast Asia I'm undertaking in my capacity as Federal Chancellor. I want to send out a signal in doing so, a signal for the strategic partnership with India. पीएम और जर्मन चांसलर ने भारत जर्मनी सीईओ फोरम को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। India is an important trading partner for Germany, and the trade volume between the EU and India is at a record high. I believe we can benefit even more from mutual trade based on open markets and rules based cooperation. इससे पहले दोनों नेता अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया।
दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अहमदाबाद में इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम के अवसर पर दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों और व्यावसायिक नेताओं ने भाग लिया और व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने भारत जर्मनी आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में और चांसलर मैट्स के साथ जो आज यहाँ पे हो रही है, मैं उससे बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे देश का जो पेमेंट इकोसिस्टम है, जो हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है, कैसे हम जर्मनी के साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे वहाँ के स्टार्टअप हमारी टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं और कैसे हमारी कंपनियां, हमारे स्टार्टअप्स जर्मनी एज अ मार्केट और जर्मनी एज अ टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक सीईओ फोरम जिसमें हमें बहुत ही नामी गिरामी उद्योगपति और उनके जो सारे साथ लोग आए हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, जो भारत ने अपनी जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करी है वो एक अपॉर्चुनिटी है पावरेस दिखाने की कि हम किस तरह से यूरोप, जर्मनी उनको सपोर्ट कर सकते हैं मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ। भारत और जर्मनी के बीच में कोलैबोरेशन से बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ जो जर्मनी और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो एक ग्लोबल स्तर पे भी कोलैबोरेट करके बहुत सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया में जो पर्पसफुल पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, तो भारत में एक तो स्केल है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही बेहतरीन है, इंडिया में टैलेंट है, डेमोग्राफी है, तो कोलैबोरेट करके एक्चुअली इंडिया कैन बी अ बेस फॉर अ ग्लोबल हब ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स, ब्रिंगिंग टुगेदर द स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ इंडिया एंड जर्मनी। और इसमें बहुत एरियाज हैं जहां कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में एक दुनिया में आजकल ये प्रॉब्लम है, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस दोनों तरफ से क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए, तो एक न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन कॉरिडोर्स क्रिएट किया सकते हैं। बिकॉज भारत में सबसे ज़्यादा एयरेबल लैंड है, वर्टिकल ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। तो ये दो उदाहरण हैं जहाँ पे हम लोग मिलकर और कोलैबोरेशन के साथ एक सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए नहीं, बट मिलकर आई थिंक ये जो कंपेटिटिव इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया भर को ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत गुंजाइश है और बहुत चीज़ें मिलकर की जा सकती हैं। Every time I listen to the Prime Minister, I'm deeply impressed with how precisely he's describing what's going on, what is essential, and how we can move forward. And I think what he told us today was very encouraging in the sense that there's a strong mutual basis based in democracy, based in shared value, based in trust since many years between India and Germany as countries, but also between the Indian and the German economy. And there's many global developments that almost make it imperative for us to thrive further in innovation, in defense and aerospace, in semiconductors, in many future industries. And I think we have very complementary skills both in India and in Germany, and this is also what the Honourable Prime Minister says, that really bring us together, almost make us natural partners. So I really liked and enjoyed what I heard. I think the Prime Minister is perfectly right in his assessment. There's a lot of potential if we combine, for example, German machinery and equipment makers with the potential that we see in growth rates and the dynamic of the Indian market. तो संवाद और साझेदारी के जरिए भारत जर्मनी के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
लोकतंत्र की जननी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ेंगे दुनिया के 40 से भी अधिक देशों के नेता। जी, ये भारत के लिए गौरव का विषय है कि राजधानी दिल्ली में कॉमनवेल्थ देशों की सांसदों के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का 28वां सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 14 से लेकर 16 जनवरी के बीच होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के लोकतांत्रिक तंत्र की साझा चुनौतियों और भविष्य की संसदीय नवाचारों पर केंद्र रहेगा। पीएम मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसकी अध्यक्षता करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 14 से 16 जनवरी के बीच होने वाला ये सम्मेलन दुनिया भर के लोकतांत्रिक तंत्र की साझा चुनौतियों और भविष्य के संसदीय नवाचारों पर केंद्रित रहेगा। सम्मेलन को लेकर जानकारी साझा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 16 वर्ष बाद भारत को इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिल रहा है, जिसमें 40 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। भारत में ये सम्मेलन 1971 में, 1986 में और 2010 में भारत को ये सम्मेलनों की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अब 16 साल बाद भारत को ये मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन को संसद के संविधान सदन में आयोजित करने का फैसला किया। ये सम्मेलन 14 तारीख को इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक होगी, जिसमें 15 देशों के लोग आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वैश्विक मंच के जरिए भारत अपनी संसदीय परंपराओं और नवाचारों को साझा करेगा। जो सम्मेलन के मुख्य विषय हैं वे संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूल संतुलन बनाकर रखना, सोशल मीडिया और सांसदों का प्रभाव, नागरिकों के बीच संसद की समझ का विस्तार करने तथा संसदीय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को मतदान के बाद भी बढ़ाने की चर्चा, संसद सदस्यों द्वारा संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण और 5वां विशेष सत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती करने में अध्यक्षों पीठासीन अधिकारियों की भूमिका। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 15 और 16 जनवरी को मुख्य बैठकें होंगी, जिनमें IPO के अध्यक्ष और CPA के चेयरपर्सन भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि आगामी बजट सत्र में 22 भारतीय भाषाओं में सदस्यों को अपने विचार रखने की सुविधा दी जाएगी, जो भारत की भाषाई विविधता और लोकतांत्रिक समावेशिता की बड़ी पहल है। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ निशांत राय की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां की राजनीति इस समय उबाल पर है। जहां एक ओर ईडी की कार्रवाई ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है, तो दूसरी ओर मतदाता सूची की समीक्षा ने चुनावी रण को और तीखा कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप और सड़कों पर उतरी राजनीति के बीच कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक गूंजते इस सियासी संग्राम की पूरी तस्वीर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि उन्होंने आईपैक में रेड की जांच में रुकावट डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और सबूत नष्ट किए। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही इस मामले में कैविएट दायर कर चुकी है।
वहीं मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। भाजपा ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च कोलकाता के जादवपुर से देशप्रिया पार्क तक निकाला गया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा आईपैक को बचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि ईडी की फाइलें छीन ली। वहीं दूसरी ओर राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री की पत्र राजनीति के बीच राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के बाहर तृणमूल समर्थक बीएलओ का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण अब तक 77 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री के इस पत्र के बाद तृणमूल समर्थित बीएलओ ने नए उत्साह के साथ सीईओ कार्यालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एसआईआर पर आरोपों को निराधार बताया है। एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूचियों में मौजूद फर्जी प्रविष्टियों, डुप्लीकेट नामों और घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, जिससे टीएमसी की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ रहा है। इसलिए ममता बनर्जी अब भ्रांतियां फैला रही हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराती रिपोर्ट राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को भेजी है। शनिवार रात पुरुलिया से लौटते वक्त पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के नेता के काफिले पर हमला किया था। इस घटना के विरोध में विपक्ष के नेता ने शनिवार को चंद्रकोना थाने में धरना दिया था। अब राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में शुवेंदु अधिकारी पर हमले की घटना के साथ ही साउथ 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का भी उल्लेख किया गया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछा कि प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के कॉन्वॉय पर हमला हुआ और एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की पुलिस ममता बनर्जी सरकार का हथियार बन चुकी है। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के काम में दखल अंदाजी के आरोपों के बीच घिरी टीएमसी सरकार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रहे माहौल के बीच एक नई हलचल भी सामने आई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल का व्यक्तिगत फोन नंबर वायरल कर दिया गया है। इसके बाद लगातार उन्हें फोन कॉल्स और संदेश भेजे जा रहे हैं, जिससे वो काफी परेशान हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि मतदाता सूची संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान भी उन्हें अपना फोन साइलेंट रखना पड़ रहा है। सीईओ ने कहा कि इस घटना से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। और पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने भ्रामक प्रचार के खिलाफ फैक्ट चेक अभियान तेज कर दिया है। आयोग के संज्ञान में एक और भ्रामक दावा आया है, जिसे तथ्यों से परे बताया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार संबंधित मतदाता के एन्यूमरेशन फॉर्म में लिंकिंग कॉलम गलत भरा गया था और वर्ष 2002 की मतदाता सूची से जुड़े विधानसभा क्षेत्र सीरियल नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था। इसी तकनीकी खामी के चलते मतदाता को अधिसूचना के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सभी समान मामलों पर लागू है और एसआईआर पूरी तरह नियमों के अनुरूप, पारदर्शी और निष्पक्ष है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। और चुनाव आयोग ने गोवा में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर के तहत पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को भेजे गए नोटिस को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में सोमवार को स्थिति साफ की। आयोग ने कहा कि उनके फॉर्म में पिछली एसआईआर से जुड़ी जरूरी जानकारियां नहीं भरी गई थीं। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक नंबर,
रिश्तेदार का नाम, विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या तथा मतदाता सूची में क्रम संख्या जैसे आवश्यक पहचान विवरण रिक्त थे। इन्हीं जानकारियों के अभाव में BLO एप्लीकेशन सबमिटेड प्रपत्र को मौजूदा मतदाता सूची डेटाबेस से स्वतः लिंक करने में असमर्थ रही। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मामलों में गणना प्रपत्र अनमैप्ड रह जाते हैं, वहां SIR प्रक्रिया के तहत सुनवाई के माध्यम से आगे सत्यापन किया जाना अनिवार्य होता है और इसी के तहत मानक प्रणाली आधारित प्रक्रिया के अनुसार एक सुनवाई नोटिस स्वतः जारी किया गया ताकि मतदाता विवरणों का सत्यापन किया जा सके और पात्रता की पुष्टि के लिए उचित अवसर सुनिश्चित किया जा सके। अब बात प्रगति की, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि PM मोदी की अगुवाई में वो पहल है जो अब एक क्रांति बन चुकी है। अब परियोजनाएं लटक नहीं बल्कि लंबे समय से अटकी परियोजनाएं भी तेजी से पूरी हो रही हैं। प्रगति पहल के जरिए जिस रफ्तार से परियोजनाएं पूरी हो रही हैं, उसने दुनिया के सामने भारत की दमदार तस्वीर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति पहल की वजह से देश भर में अटके प्रोजेक्ट रातों रात रफ्तार पकड़ रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट तैयार हैं और कुछ जल्द ही पूरे हो जाएंगे। प्रगति पहल ने बता दिया कि सरकारों और विभागों में तालमेल हो तो कुछ भी हो सकता है। प्रगति के अंतर्गत आए सभी अधूरे और अटके हुए प्रोजेक्ट समय से पूरे हुए। We have greatly benefited from... हमें PMO ऑफिस द्वारा आयोजित प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग से बहुत फायदा हुआ है, जिससे लंबे समय से अटके हुए कानूनी क्लियरेंस जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जमीन अधिग्रहण और प्रोजेक्ट सर्च के मुद्दे जिन्हें पूरा होने में बड़ी रुकावटें थीं, इन्हें तय समय सीमा में सुलझा लिया गया। ये सपोर्ट बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए बहुत जरूरी था। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इसके कई उदाहरण हैं, जैसे तमिलनाडु में बन रहा महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे, जिसके पूरे होने में बस एक ही बाधा थी और वो था अतिक्रमण, जिसे गति समीक्षा के जरिए सुलझाया गया। जो हमारा नेशनल हाईवे है वो हमारे तमिलनाडु में से कहीं एक डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था और सिर्फ एक जगह में, एक ग्राम में, वहाँ पे कुछ लोग थे वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते थे और उन्होंने अपना वहाँ कब्जा कर रखा था। कुछ लोग अवैध तरीके से बैठे हुए थे और बहुत कोशिश करने के बावजूद वो हम हटा नहीं पा रहे थे। किंतु जब ये प्रगति के अंदर ये मुद्दा उठाया गया और उस पर हमें कुछ डायरेक्शंस दिए गए, तो उसको हमने इस्तेमाल करते हुए जितने वहाँ के लोग थे और जितने वहाँ के जो लोग थे जिसको अपोज कर रहे थे, उनको हमने समझाया कि ये जो चीज़ है भारत सरकार में सबसे उच्चतम स्तर पे इसके बारे में इसका रिव्यू हो रहा है और उसको हमने यूज़ करके वो वहाँ से वो सब जो थी अड़चनें हटा दी। प्रगति समीक्षा के जरिए आम नागरिकों से जुड़ी ऐसी कई परेशानियों को समय रहते सुलझाया गया। जम्मू का एम्स अस्पताल आज जिस कामयाबी की कहानी सुना रहा है, वो भी इतना ही आसान नहीं था। निर्माण के दौरान प्रमुख बाधाओं में से एक मुख्य अस्पताल ब्लॉक के ठीक सामने लगभग 2800 वर्ग मीटर का शमशान घाट था, जिससे आवागमन योजना, भू निर्माण और बाहरी विकास में रुकावट आ रही थी, जिसे प्रगति के जरिए सुलझाया गया। टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक बहुत ही सेंसिटिव इशू सामने आ गया। ये इशू हमेशा से वही था, लेकिन समहाउ ये एड्रेस नहीं हो पा रहा था। शिफ्टिंग ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड एक समय ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता है, बट जब ये प्रगति के प्लेटफॉर्म पे आया, जब ये PMG में डिस्कस हुआ, तो एक किस्म से जैसे कोई ऊर्जा का संचार हो गया। प्रगति पहल के जरिए जिस रफ्तार से परियोजनाएं पूरी हुई, उसने दुनिया के सामने भारत की दमदार तस्वीर रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब अगली खबर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में
तेजी से वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस वर्ष से कई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने जा रही हैं। सीजी सेमी, केन्स टेक्नोलॉजी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के संयंत्र 2026 में उत्पादन शुरू कर देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजाइन क्षेत्र में 23 स्टार्टअप सक्रिय हैं और 313 विश्वविद्यालयों में प्रतिभा विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। उपकरण निर्माता भी भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे 2028 तक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार होगा और 2032 तक भारत 3 नैनोमीटर चिप निर्माण करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में संप्रभु बनना हमारा लक्ष्य है। इंडिया एआई मिशन के तहत मॉडल, चिपसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। एआई को उन्होंने 5वीं औद्योगिक क्रांति बताया, जो समाज और उद्योग को नया आकार देगी। बात वीबी जीराम जी की। रांची में भाजपा कार्यालय में वीबी जीराम जी को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। इस कार्यशाला में केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य वीबी जीराम जी कानून को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना और अधिनियम की विशेषताओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना रहा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह कानून ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि नया कानून मनरेगा की कमियों को दूर करेगा। यूपीए कार्यकाल और एनडीए कार्यकाल की मनरेगा की तुलना करनी हो, क्योंकि अभी तक तो मनरेगा ही था। अब वो 1 अप्रैल से इसका जो कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा जीराम जी का, तो उसमें 10 साल में जो कांग्रेस के शासन में यानी यूपीए ने किया और फिर 10 साल में जो एनडीए ने किया, उसकी अगर तुलना देखेंगे तो उसमें भी बहुत अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एनडीए ने मनरेगा के अंदर सुधार नहीं किए, मनरेगा में से भी बहुत सुधार किए हैं, लेकिन और आवश्यकता पड़ने पर नए सिरे से इसको लेकर के आए हैं। 10 साल में 2004 से 2014 यूपी के कार्यकाल में कुल सृजित श्रम दिवस 1660 करोड़ थे, जो एनडीए के 10 साल के अंदर 2015 से 25 ये श्रम दिवस हो गए 3210। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि इस कानून के तहत केवल काम के दिन ही नहीं बढ़ाए गए हैं, बल्कि मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। उन्नत रोजगार उसकी जो कानूनी गारंटी पहले भी दी गई थी, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां थी, किसी को गारंटी मिलती नहीं थी। लेकिन अब प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी मजदूर अगर वो मांग करता है या उसकी बारी आती है काम करने की और 15 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है, तो गारंटी से उसका जो भत्ता है वो उसको मिलेगा, काम शुरू हो जाए ना हो। ये कानूनी गारंटी इसमें डाल दी गई है। आगे की खबरों में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक्शन प्लान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक और समन्वित प्रयास जरूरी हैं, जिसमें जन भागीदारी अहम है। बैठक में वाहन, औद्योगिक और धूल प्रदूषण पर सख्त कदमों पर चर्चा हुई। सीपीसीबी ने उत्सर्जन निगरानी प्रणाली न लगाने पर 88 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं, जिन पर 23 जनवरी 2026 से बंदी की कार्रवाई होगी। सार्वजनिक परिवहन के विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती, कचरा प्रबंधन, सड़क धूल नियंत्रण और निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण पर भी जोर दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि समन्वित प्रयासों से इस वर्ष के अंत तक AQI में 15 से लेकर 20% तक का सुधार होगा। आर्थिक जगत की खबरें। दिसंबर 2025 में भारत में खुदरा महंगाई दर 1.33% रही। इस दौरान शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई दर 2.03% रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 0.76% रही। ये लगातार चौथे महीने भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से तय किए गए महंगाई के निचले स्तर से कम है। वहीं खाद्य महंगाई दर भी लगातार 7 महीनों से नेगेटिव बनी हुई है। दिसंबर में ये -2.71% रही। सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर में खुदरा और खाद्य महंगाई दर में बढ़ोतरी की वजह पर्सनल केयर के साथ ही सब्जियों, मसालों और दालों के अलावा मांस और अंडों की कीमत बढ़ना है। इस दौरान आवास महंगाई दर 2.86%,
जबकि शिक्षा महंगाई दर 3.32% रही। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खुदरा महंगाई दर रही उनमें केरल में 9.49%, जबकि कर्नाटक में 2.99% रही। तो वहीं आंध्र प्रदेश में खुदरा महंगाई दर 2.71% रही। नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स मुफ्ती नूर अहमद नूर ने विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान यानी PAI प्रभाग के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से मुलाकात की। इस बैठक में भारत अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। वार्ता के दौरान व्यापार के विस्तार, वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और भारत में रह रहे अफगान व्यापारियों, छात्रों तथा अन्य अफगान नागरिकों को आ रही समस्याओं पर विशेष रूप से विचार किया गया। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने और लोगों से लोगों के संपर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा द्विपक्षीय सहयोग और संवाद के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। दोनों देशों ने भविष्य में निरंतर संपर्क और सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। बात गणतंत्र दिवस की। इस साल देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। तो इस साल भी हर जगह पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और प्रमुख हस्तियों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, जिसको संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग पूरी लगन से जुटा हुआ है। डाक विभाग के कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ लोगों तक जरूरी डिलीवरी पहुंचा रहे हैं। पल्मोनोलॉजी में जनरल मेडिसिन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा को भी आमंत्रण मिला है। इस पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने जहां राष्ट्रपति का आभार जताया, वहीं भारतीय डाक विभाग और उसके कर्मचारियों की भी सराहना की। तो मैंने बचपन से ये देखा है कि ये सबसे पुरानी भारतवर्ष की सेवा है और ये हमेशा जो इसके डिपार्टमेंट में लोग होते हैं वो बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं। चाहे बारिश हो रही हो, धूप पड़ रही हो, कैसा भी मौसम हो, इनको वो डिलीवरी देनी ही है, चाहे वो पोस्ट की है या कोई पार्सल है। तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि टाइम पे, समय पे उसकी डिलीवरी हो जाए। और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और प्रमुख हस्तियों को जो निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, इस विशेष अवसर पर डाक विभाग ने विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों और प्रमुख हस्तियों को निमंत्रण पत्र वितरित किए हैं। और इसी सिलसिले में NIAPA की कुलपति प्रोफेसर शशिकला वंजारी को भी आमंत्रण मिला है और इस पर उन्होंने राष्ट्रपति का आभार जताया। बहुत खुशी हो रही है कि पोस्ट मास्टर के द्वारा प्रेसिडेंट हाउस से मुझे एट होम फंक्शन का इनविटेशन मिला है और इस इनविटेशन में एक छोटी सी भेंट भी उन्होंने दी है। और ये भेंट, इसमें मैं सोवेनियर कहूँगी, इसमें हमारे भारत का कल्चर भी दिखता है, टेक्सटाइल है, बाम्बू का किया हुआ काम है। तो ये हमारी भारत की संस्कृति भी इसमें दिखाता है और ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल ऐसा गिफ्ट है। मैं इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगी और मैं माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया को उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। खबर केरल से। कांग्रेस से निष्कासित पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकुटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक और मामले में रविवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार कोट्टायम जिले की एक महिला की 8 जनवरी को दर्ज शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। पीड़िता, जो फिलहाल कनाडा में रह रही हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराया। शिकायत में आरोप है कि ममकुटाथिल ने वर्ष 2024 में शादी का झांसा देकर थिरुवल्ला के एक होटल में महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। महिला का यह भी दावा है कि गर्भवती होने पर आरोपी ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसे गर्भपात की धमकी दी। ममकुटाथिल के खिलाफ IPC की धारा 376 और 506
1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह उनके खिलाफ तीसरा ऐसा मामला है। सभी मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल को इस ताज़ा मामले की जांच भी सौंपी गई है। रविवार देर रात राहुल ममकोटाथिल को अल्पुझा जिले की मवलिकारा उप जेल भेज दिया गया। आरोपों के बाद कांग्रेस ने ममकोटाथिल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। राहुल ममकोटाथिल ने पिछले साल ही पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। मैजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद ममकोटाथिल को अल्पुझा जिले की मावेलिकारा उप जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब बात ठंड के मार्ग से बचाव की। देश भर में जारी भीषण शीतलहर के बीच स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी हो गई है। एम्स दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश खड़गावत के मुताबिक अत्यधिक ठंड का असर खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर ज्यादा पड़ता है। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में डॉक्टर राजेश खड़गावत ने किडनी, डायबिटीज, फेफड़ों और हृदय रोगियों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉक्टर राजेश खड़गावत ने डायबिटीज प्रबंधन के तहत ठंड के मौसम में शुगर लेवल की नियमित जांच और दवाओं के सही उपयोग पर भी जोर दिया। देश में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, ऐसे में कई सावधानियां रखने की जरूरत है और खासकर जब बात करें एम्स के डॉक्टरों की निर्देश की, तो उसमें ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ठंड के मौसम में बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राजेश खड़गावत जी हैं, एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की खासकर डायबिटिक लोगों में सावधानियां रखने की जरूरत है। सर, ठंड में किस तरह की सावधानियां डायबिटिक लोगों के लिए? ठंड में जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अपना रूटीन चेंज नहीं करना है। हम सभी पेशेंट को कहते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, घूमते रहिए। सर्दी में सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, कोहरा होने की वजह से आप बाहर अगर नहीं जा सकते हैं, घर में आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। छत में, बरामदे में, कमरे में आपको टहलना है, आप बिस्तर पर बैठ के योगा कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बराबर रेगुलर करनी है क्योंकि वो हमारी शुगर कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़, जो अगर आप घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हो, तो ये देखा जाता है कि आपका खाने की मात्रा बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो। सर्दियों में तो विशेष तौर पर मीठा, गरम गरम हलवा, ये सारी चीज़ें उनसे हमें बचना है। दिन भर हमें फ्लूइड अच्छा लेते रहना, पानी की मात्रा या लिक्विड्स मात्रा पूरी मात्रा में लेता रहना है। अब कुछ वार्निंग साइन है जिनका डायबिटीज़ के पेशेंट को ध्यान रखना है कि अगर आपको जुकाम हो रहा है, आपकी नाक बह रही है, खांसी आ रही है या हल्का बुखार हो रहा है, आप एक आध दिन इलाज करके देख लीजिए। नहीं ठीक हो रहा है तो आप जल्दी से कंसल्ट कर लीजिए क्योंकि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस जल्दी रहते हैं। साथ में जो आप डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए दवाइयाँ हैं, आप वो बराबर लेते रहिए। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो घर पे आप चेक करके बराबर देखते रहें। सर्दी के दिनों में थोड़ा बार बार चेक कर सकते हैं कि आपकी शुगर ख़राब तो नहीं हो रही है, शुगर बढ़ तो नहीं रही है, और अगर 300 से ऊपर जा रही है तो हम यूरिन में कीटोन भी चेक करके देख सकते हैं। और सुबह शाम जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, कोहरा होती है, धुंध होती है, उस समय बाहर निकलने से बचें। दिन में जब धूप निकलती है तो आप आराम से घूम सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लिनिकल पेशेंट्स की बात करूं तो किस तरह के ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रही हैं और खासकर सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या है वो किस तरह की है सर? हाँ, अभी इन दिनों जो सीनियर डायबिटिक पेशेंट, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, उनमें देखा गया कि वो दवाइयों में इरेगुलर हो जाते हैं, प्लस फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद कर देते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं, गरम गरम खाने के चक्कर में उनका घी, तेल और मिठाई का प्रयोग बढ़ जाता है, शुगर एकदम से बढ़ जाती है। और वो शुगर बढ़ने की वजह से आपको इन्फेक्शन होने लग जाता है ज़्यादा, और उसकी वजह से वो ज़्यादा आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन का अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब भी वो बाहर निकलें बिस्तर से, वो सारे उन्हीं कपड़े पहन के रहें जिससे सर्दी से बचाव हो सके। ठंड में जिस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में चिकित्सकों की सावधानियों के साथ साथ खान पान और रहन सहन पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर पाकिस्तान से, जहां सिंध प्रांत में हिंदू युवक कैलाश कोहली की हत्या के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आरोप है कि जमीन पर झोपड़ी बनाने की वजह से जमींदार ने 23 साल के हिंदू किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप सरफराज निजामानी और जफरुल्लाह खान पर है। इस वारदात के बाद बदीन जिले में सैकड़ों हिंदू सड़कों पर निकले और हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म किए जाते हैं और सरकारें खामोश रहती हैं।
इधर बांग्लादेश के सिंगर और आवामी लीग के नेता प्रलय चाकी की हिरासत में मौत हो गई। उनके परिवार ने जेल में यातनाएं देने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप मोहम्मद यूनुस सरकार पर लगाए हैं। आरोप है कि चाकी को चिकित्सा उपचार मुहैया नहीं कराया गया। प्रलय चाकी के बेटे का आरोप है कि हृदय रोगी चाकी को आखिरी वक्त तक जेल की कोठरी में रखा गया और परिवार को उनकी खराब सेहत की जानकारी तक भी नहीं दी गई। आरोप है कि चाकी को आवामी लीग से जुड़ा होने और धार्मिक पहचान की वजह से टारगेट किया गया था। प्रलय चाकी को बीते साल 16 दिसंबर को अरेस्ट किया गया था। खबर खेल के मैदान से। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के इंडोर कोर्ट पर रविवार को आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप रोमांच, संघर्ष और ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। महिला वर्ग में केरल ने भारतीय रेलवे को कड़े मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि पुरुष वर्ग में रेलवे ने केरल को सीधे सेटों में हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया है। पुरुष वर्ग के फाइनल में रेलवे की टीम ने शानदार तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए केरल को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रेलवे के कप्तान अंगा मुथु के नेतृत्व में टीम ने शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। रोहित कुमार, जॉर्ज एंटनी और MLT जोसेफ के प्रभावी खेल ने केरल को वापसी का मौका नहीं दिया। वहीं महिला वर्ग का फाइनल टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित हुआ। केरल ने 5 सेट तक चले संघर्ष में भारतीय रेलवे को 3-2 से हराकर खिताब जीत लिया। मैच में पिछड़ने के बाद केरल की शानदार वापसी हुई। वहीं पुरुष वर्ग में पंजाब ने सर्विसेज को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3-1 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी व पदक प्रदान किए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी और महापौर अशोक कुमार तिवारी उपस्थित रहे। चाहे रेलवे की टीम हो, चाहे केरल की टीम हो, और मैं कह सकता हूँ सभी हमारी प्रतिभागी टीमें जो पूरे देश के सभी राज्यों से सुरक्षा बल और रेलवेज की टीमें थी, अद्भुत खेल का प्रदर्शन किए हैं और यही से हमारी नेशनल टीम का चयन होगा और नेशनल टीम दुनिया में जहां भी खेल में जाएगी, वॉलीबॉल की चैंपियनशिप में भारतीय टीम विजेता होगी। फल आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जितनी भी टीमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिए उन सबको हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। भारत खेल रहा है, भारत जीत रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है और यहाँ सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे, ऐसी मंगल कामना बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में करता हूँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित संपूर्णानंद स्टेडियम में 8 दिनों तक चली इस चैंपियनशिप में देश भर से हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 1984 के बाद पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। खेल को भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकास कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि ये जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है, इसी में से कितने राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय भाग लेंगे, विजेता बनेंगे, मैचों में, प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। डॉक्टर रितेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी। और इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट मंगलवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। PV सिंधु, लक्ष्य सेन सहित शीर्ष शटलर अपने हालिया फॉर्म को ठोस नतीजों में बदलने की कोशिश करेंगे, खासकर घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए। दिल्ली एक बार फिर बैडमिंटन के रंग में रंगने को तैयार है। राजधानी में देश की सबसे बड़ी बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF इंडिया ओपन 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इस बार प्रतियोगिता में दुनिया भर से 200 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 13 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 आंसी यंग, भारत की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु, स्टार युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। As an athlete, as a player, we try and give our 100% no matter what. And yeah, finally, I think it's a great pleasure to be here today. And I think it's always nice to play in Delhi because every year, starting the year, of course, we had Malaysian Open, but I think, in Jan, playing the Indian Open, it's always nice to
play at the start of the year, new year, fresh year. So I hope we get some good results here. इंडिया ओपन 2026 विश्व स्तरीय खेल और बेहतर दर्शक अनुभव का वादा करता है, जो भारत में बैडमिंटन के बढ़ते कद को दर्शाता है। $9,50,000 की इनामी राशि वाला ये टूर्नामेंट अगस्त में भारत में होने वाली BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले एक अहम टेस्ट इवेंट भी होगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 17 साल बाद भारत में होने जा रहा है। As a player, I think we have seen the evolution of the India Open since last 15 odd years, and I think to be a part of that amazing journey and to see that the tournament is growing every year bigger and bigger, I think it's a big proud moment for us as players. इस टूर्नामेंट में युवा भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा और आयुष शेट्टी पर भी सभी की नजरें होंगी, जो बड़े मंच पर खुद को साबित करने को तैयार हैं। 6 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में जबरदस्त जोश, रोमांच और शीर्ष स्तर का बैडमिंटन देखने की उम्मीद की जा रही है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।